everyone, CA Pooja Kela here. I welcome you all to my channel. बच्चों, हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देख रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अकाउंटेंसी इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू ऑल और इस सब्जेक्ट को बेहतर जानने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आपको कुछ बेसिक टर्म्स ठीक से पता हो. अगर आपको वो मीनिंग्स पता होंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड अकाउंटेंसी लेटर. ओके, सो प्लीज एंश्योर दैट ये जो बेसिक टर्म्स है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड assumptions है, ये आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए. प्लीज गो थ्रू दीज लेक्चर्स सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको टर्मिनोलॉजी समझेंगे तो आगे चल के आपको ठीक से अकाउंटेंसी समझ पाएगा. लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने देखा था, कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखे थे, हमने कुछ बेसिक मीनिंग्स देखे थे, जैसे बिजनेस क्या होता है, कैपिटल किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेज, सेल्स, गुड्स एटसेट्रा. आज के इस लेक्चर में हम रिमेनिंग डेफिनेशंस और मीनिंग्स देखने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए बच्चों, आज का सबसे पहला मीनिंग है एसेट. अब बच्चों ये वर्ड हमने बहुत बार सुना होगा, ये एसेट, इसका क्या मतलब होता है. हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों जिसे हम प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, उसे अकाउंटिंग टर्म्स में हम एसेट बोलते हैं. लेकिन ऑब्वियसली देयर हैव टू बी सम कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको फिर आगे चल के हम एसेट बोलेंगे. तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? An asset is any physical thing or a right. मतलब उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए जिसे आप टच और फील कर सकते हैं, या फिर वो कोई राइट होना चाहिए which is owned or controlled by the business. वो बिजनेस का मालकी उस पे होनी चाहिए, वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए. एंड थर्ड, इट हैज टू हैव अ मॉनिटरी वैल्यू. मतलब पैसों में मुझे उसका कुछ वैल्यू करते आना चाहिए. जब ये तीन चीजें, कोई भी खर्चा जो हमारा होता है, ये तीन चीजें अगर सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं इट इज एन एसेट. कौन सी तीन चीजें हैं? लेट अस रिवाइज क्विकली. सबसे पहला, इट हैज टू बी अ फिजिकल थिंग और अ राइट. फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए या फिर वो कोई राइट के तौर पे होना चाहिए. उसके बाद वो कंट्रोल में होना चाहिए, हमारा ओनरशिप होना चाहिए. एंड थर्डली, इट हैज टू हैव सम मॉनेटरी वैल्यू. मतलब पैसों में मैं उसकी कुछ वैल्यू लगा सकूं तो मैं बोलूंगी दिस इज माय एसेट. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बिजनेसमैन है तो हमारे एसेट्स क्या होंगे? हम जिस लैंड और बिल्डिंग में हमारा बिजनेस कर रहे हैं, हमारा जो फर्नीचर है, हमारे कंप्यूटर्स है, व्हीकल्स है, ये सब क्या हो गए? ये हमारे एसेट्स हो गए, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव सम फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अस, और सबका कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू है. राइट? सो लेट अस रीड एग्जांपल्स. फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एटसेट्रा. आगे देखो क्या लिखा है. इन अदर वर्ड्स, एन एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द बिजनेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन वर्ड्स है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. कभी भी अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट है वेदर कोई भी खर्चा मेरा एसेट है या नहीं, यू जस्ट हैव टू आस्क योरसेल्फ दीस थ्री वर्ड्स. वेदर उस खर्चे से मुझे फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होगा या नहीं होगा. अगर बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट होगा फ्यूचर में तो वो खर्चा बन जाता है मेरा एसेट. अगर वो फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रहा है तो वो मेरा एसेट नहीं होगा. ओके, वेरी वेरी सिंपल. बहुत सारे खर्चे बिजनेस करता है, तो कौन सा खर्चा है जो एसेट कहला सकता है, ये समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये समझना दैट उस पर्टिकुलर खर्चे से फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होगा या नहीं होगा. ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट एसेट्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं. सबसे फर्स्ट, करंट एसेट. करंट मतलब जो नाम सजेस्ट करता है, इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर या इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जिसकी वैलिडिटी होगी, उसे हम बोलेंगे करंट एसेट्स. लेट अस रीड. दीज आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश फॉर देयर कन्वर्जन इनटू कैश या for their consumption in the production of goods or rendering of services in the course of business. Current assets के examples देखिए क्या है? Cash in hand, bank balance, debtors, stock, etc. In other words, current assets are held for less than 12 months and it can be converted into cash easily. तो जो भी एसेट आपने लेस देन 12 मंथ्स के लिए होल्ड किया है, मतलब अगर आपका कोई डेटर है, हमने डेटर्स की डेफिनेशन देखी थी पिछले लेक्चर में. डेटर मतलब जिससे मुझे फ्यूचर में पैसा आने वाला है, करेक्ट?
तो उससे मुझे फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, इजंट इट? पैसा आएगा मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, सो दैट बिकम्स माय एसेट। मेरा जो स्टॉक है मतलब जो गुड्स मेरे अनसोल्ड है, ये भी हमने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन देखी हुई है। द गुड्स दैट आर अनसोल्ड आर लाइंग विथ मी, जिसे मैं स्टॉक बोलती हूँ। तो वो गुड्स का मैं क्या करूंगी? इन द नियर फ्यूचर आई एम गोइंग टू ट्राई एंड सेल दोस गुड्स, इजंट इट? इसका मतलब उस स्टॉक को बेच के मुझे कुछ पैसा मिलेगा, मतलब कुछ तो भी इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। पैसा मिलना मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ है, राइट? सो फ्यूचर में जिस किसी चीज से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, दैट विल बिकम माय एसेट। डेटर्स, स्टॉक, कैश एंड बैंक, ऑब्वियसली कैश और बैंक तो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स है मेरे। जब भी मैं कुछ भी चाहूं कैश देके, बैंक से पैसा देके, आई कैन गेट वॉट एवर आई वॉन्ट। सो सबसे बड़ा एसेट, सबसे लिक्विड एसेट मेरा होता है कैश एंड बैंक। ओके, सो करंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स होते हैं जो ये 12 मंथ्स के पीरियड में जनरली लिक्विडेट हो जाएंगे। मतलब डेटर्स आपको पैसा तो दे ही देंगे ना, बहुत सालों तक आप किसी को डेटर नहीं रखते। आप उन्हें बोलोगे कि बाबा गिव मी माय मनी इन 30 डेज, गिव मी इन 45 डेज, गिव मी इन 90 डेज, राइट? तो जो भी पीरियड रहेगा दैट इज जनरली लेस देन 1 ईयर। ओके, तो इसलिए हम उसे करंट एसेट्स बोलते हैं डेटर्स को। स्टॉक का भी सिमिलर है। इफ योर बिजनेस इज गोइंग गुड, तो आपके जो स्टॉक है दैट इज गोइंग टू बी सोल्ड, आप वापस नया मैन्युफैक्चर करोगे, वापस सेल होगा, सो दैट इज अ साइकिल, करेक्ट? सो स्टॉक विल आल्सो बी माय करंट एसेट। गेटिंग इट? सो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं बच्चों जो कैश या कैश में जल्दी से कन्वर्ट हो सकते हैं, ऑलराइट? एंड सेकेंडली दे आर हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ्स। ओके, आगे देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल में। मिस्टर शर्मा सेल्स गारमेंट्स वर्थ 75,000 टू मिस्टर पटेल। तो अभी पटेल कौन हो गए? डेटर हो गए। पटेल इज द डेटर ऑफ द बिजनेस, और फ्यूचर में जाके पटेल से हमें पैसा वापस मिलने वाला है। सो पटेल विल बिकम माय करंट एसेट, राइट? आगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड क्या होते हैं? जो करंट नहीं होते, मतलब करंट में हमने देखा लेस देन 12 मंथ्स, तो फिक्स्ड आर गोइंग टू बी फॉर मोर देन 12 मंथ्स। मतलब बहुत सारे अकाउंटिंग ईयर्स में, बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर्स में जिस एसेट से आपको कुछ ना कुछ मुनाफा होगा, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, बट दैट इज नॉट फॉर लेस देन 12 मंथ्स, दैट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आप उसे फिक्स्ड एसेट बोल सकते हो। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? देखिए, आपकी जो बिल्डिंग होती है, लैंड एंड बिल्डिंग है, आपके मशीनरीज है जिससे आप प्रोडक्शन करते हो, तो क्या मशीन आप एक साल यूज करोगे उसके बाद आप दूसरी ले लोगे? नहीं ना। ये जो मशीन है आपको 5, 10, 15 साल तक मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हो। सिमिलरली जो भी आपका शोरूम है या अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो भी है, यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। सिर्फ 12 महीने के पीरियड के लिए तो नहीं यूज करोगे, और जो प्रोडक्शन के लिए यूज करोगे उससे जो भी प्रोडक्शन होगा दैट यू आर गोइंग टू सेल, और आपको सेल करके कुछ तो भी पैसा मिलेगा। मतलब कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है उस पर्टिकुलर एसेट के वजह से, तो इसलिए हम उसे बोलेंगे फिक्स्ड एसेट। ओके, जो एसेट आपको 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट देता है वो आपका फिक्स्ड एसेट हो जाता है। लेट अस रीड, दीज आर दोज एसेट्स that provide long term benefit and they are not held for resale in the normal course of business। ये बहुत इंपॉर्टेंट है for us to understand the difference between goods and fixed asset। बहुत बार अगर हमारा बिजनेस किसी ऐसे चीज का हो जो किसी और के लिए फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है, then this is very important for us to understand that जो फिक्स्ड एसेट है बच्चों वो सेलिंग पर्पस के लिए हम नहीं यूज करते। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग बुक्स, ओके, तो मेरे लिए जो भी मेरे मशीन्स है, जो भी मेरी फैक्ट्री बिल्डिंग है, जो भी प्रीमाइसेस है, वो मैं खरीदूंगी एंड आई एम गोइंग टू यूज दोस फॉर मैन्युफैक्चरिंग बुक्स। लेकिन अगर मेरा बिजनेस है मशीनरी बेचना, तो मेरे लिए मशीनरी विल नॉट बी एन एसेट। मशीनरी मैंने क्यों खरीदी? क्योंकि मैं किसी को बेच के मुनाफा कमाऊं, तो वो मशीनरी मेरे लिए अभी गुड्स बन जाएंगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, दैट मेरा पर्पस क्या है। अगर मैंने कोई ऐसी चीज खरीदी है जिसे मैं बेच के मुनाफा कमाना चाहती हूं, तो वो बन जाते हैं मेरे गुड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है डिटेल में। लेकिन अगर मैंने उसे इसलिए खरीदा है ताकि मेरे बिजनेस में मुझे उससे कोई फायदा मिले और मुझे उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, तो मैं उसे फिक्स्ड एसेट कहूंगी, गुड्स नहीं कहूंगी। ओके, लेट अस सी दीज एग्जांपल्स। अ कार डीलर परचेजेस फर्नीचर फॉर 1 लाख। ओके, अभी कार डीलर ने जब फर्नीचर खरीदा
तो फर्नीचर बन जाता है उसका फिक्स्ड एसेट, राइट, बिकॉज फर्नीचर खुद के यूज के लिए किया है ना उसने। लेकिन अगर सेम कार डीलर ने कार खरीदी है तो क्या होगा? सी, कार उसके लिए क्या है? ही इज अ कार डीलर, सो व्हाट ही विल डू, ही विल परचेज एंड सेल कार्स, परचेज एंड सेल कार्स, तो उसका बिजनेस है परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ कार्स, तो कार उसके लिए बन जाएगा गुड्स। ऑलराइट, आर यू गेटिंग दिस? अगर इसका ऑपोजिट है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल कोई फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर डीलर है, उसने अगर फर्नीचर खरीदा और उसने कार खरीदी, तो अभी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में दैट अगर किसी फर्नीचर डीलर ने फर्नीचर खरीदा तो उसके लिए वो गुड्स है या फिक्स एसेट है, और किसी फर्नीचर डीलर ने अगर कार खरीदी तो उसके लिए ये गुड्स है या फिक्स्ड एसेट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, ओके? अगर वो मेरा गुड है, इसका मतलब मैंने उसे खरीदा है इसीलिए ताकि मैं उसे बेच के फ्यूचर में प्रॉफिट ले सकूं, तो दैट विल बिकम माय गुड्स। लेकिन मैंने उसे इसीलिए खरीदा है ताकि मेरे प्रेजेंट बिजनेस में मुझे उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, तो दैट विल बिकम माय फिक्स्ड एसेट। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, चलो आगे देखो। फिक्स्ड एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्या है? टैंजिबल एंड इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टैंजिबल मतलब यू कैन टच एंड फील इट, ये देखिए ये पेन है, आई कैन फील इट, आई कैन टच इट, तो उसे मैं बोलूंगी टैंजिबल। और इनटैंजिबल मतलब जैसे हवा है, यू कांट टच एंड फील इट बट इट इज देयर, राइट? सो जो फिक्स्ड एसेट को मैं टच एंड फील कर सकती हूँ, दैट विल बिकम माय टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, और जो फिक्स्ड एसेट को मैं फील नहीं कर सकती बट दे आर स्टिल देयर, that will be called as intangible fixed asset. Let us look at the examples. Tangible fixed assets are those which can be seen or touched. जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, सब जो मैं फील एंड टच कर सकती हूँ। और इनटेंजिबल क्या होते हैं? देखो, these are those which do not have a physical existence and thus cannot be seen or felt. जैसे गुडविल है, सॉफ्टवेयर है, पेटेंट्स है। सॉफ्टवेयर हमें पता है, जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, जो हार्डवेयर है, आई कैन टच एंड फील द कंप्यूटर, लेकिन जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर हम डालते हैं सो दैट इट शुड फंक्शन प्रॉपर्ली, यू कांट टच एंड फील इट बट इट इज देयर। सिमिलरली पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ये क्या होता है? किसी भी बिजनेस का एक्सक्लूसिव राइट होता है ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस या फिर किसी बुक पे, तो उसे हम बोलेंगे दीज आर पेटेंट्स। इट इज अ राइट, आपने बुक्स पे लिखा होगा ये दिस इज कॉपीराइटेड बाय, तो वो कॉपीराइट है, उसे हम बोलेंगे इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। सिमिलरली गुडविल, गुडविल क्या होता है? किसी भी बिजनेस का जो ब्रांड नेम होता है उसे हम बोलेंगे गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टू कंपनीज आर इन द सेम बिजनेस, दे आर मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट्स, हम किसी एक कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? वी आर शोइंग ट्रस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनीज प्रोडक्ट्स बिकॉज उसका कुछ ब्रांड इमेज है, कुछ रेप्यूटेशन है जो ओवर द इयर्स बिल्डअप हुआ है, इसीलिए उसे हम बोलेंगे गुडविल ऑफ द बिजनेस। ओके, ये डिटेल में हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं बच्चों, बट राइट नाउ आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। ओके, तो गुडविल क्या होता है समझ गया आपको? सो अभी हमने क्या देखा बच्चों? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट और इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। हमारा नेक्स्ट एसेट है फिक्टिशियस एसेट। सो लेट अस रीड। फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है? These assets are not represented by tangible possession. These are imaginary assets. Which assets are imaginary? Fictitious. Imaginary मतलब वो real assets नहीं होते हैं। See आगे क्या दिया है? They do not have any realizable value. मतलब अगर मैं बेचती हूँ जाके उन्हें तो मुझे उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा, तो इसीलिए उनके कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, फिर भी हम उन्हें एसेट्स कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग हम डिटेल में आगे समझेंगे बच्चों। फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन वेरी सिंपल टर्म्स, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कोई ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो एक्चुअली तो है रेवेन्यू नेचर का, लेकिन वो बहुत सालों तक हमें बेनिफिट देगा, इसीलिए हम उसे बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दैट इज आवर फिक्टिशियस एसेट बिकॉज ये एक एक्सपेंस है, लेकिन फिर भी हम उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाते हैं। सो दिस इज जस्ट फॉर अकाउंटिंग पर्पस दैट हम उसे एसेट साइड पे दिखा रहे हैं, बट इट इज नॉट माई एसेट। उसे बेच के मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला, सो दैट इज द रीजन मैं इसे बोलूंगी दिस इज माई fictitious asset.
ओके तो समझ में आ गए, 3 टाइप के एसेट्स हमने देख लिए बच्चों, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड fictitious assets. Okay, let us move to the next term, liabilities. अभी liability का क्या मतलब होता है? Let us read. The amount owed or payable by the business to outsiders is liability. तो जो भी हमारे लेनदार है, बिजनेस जिसे जिसे पैसा देगा फ्यूचर में जाके, we owe some money to outsiders, तो वो आउटसाइडर्स हमारी लाइबिलिटी, वो हमारे सिर पे एक बोझा बन जाता है, हमारे लिए वो एक ऑब्लिगेशन है, तो वो हमारा लाइबिलिटी कहलाएगा. ओके, लेट अस रीड. इट इज अ डेट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर्स फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस यूनिट. ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. मिस्टर शर्मा परचेज गुड्स वर्थ 50,000 ऑन क्रेडिट. क्रेडिट मतलब उधारी पे लिया है फ्रॉम मिस्टर कुमार. तो हमने कुछ परचेज किया. ये क्या होता है परचेजेस, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है बच्चों. तो हमने कुछ परचेज किया है कुमार से, लेकिन पैसा अभी नहीं दिया, हम पैसा फ्यूचर में देंगे, तो हमने उधारी पे कुछ खरीदा है. तो इन दिस केस कुमार को फ्यूचर में जाके तो पैसा हम देने वाले हैं, राइट. ये तो भूल नहीं जाएगा कुमार, आगे जाके हमसे पैसा वो जरूर वसूल करेगा. तो ये कुमार हमारे लिए बन जाता है हमारा ऑब्लिगेशन. इट इज आवर लाइबिलिटी दैट वी पे हिम दैट मच मनी इन द फ्यूचर. सो दैट इज द रीजन कुमार विल बी नोन एज आवर क्रेडिटर एंड ही बिकम्स आवर लाइबिलिटी. गेटिंग इट? देखो आगे, मिस्टर शर्मा टुक अ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख. अब देखो ये तो हम बहुत बार देखते हैं कि हम लोन लेते हैं. तो जब भी हम किसी से लोन लेते हैं, बैंक से हमने लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, या किसी पर्सन से हमने लोन लिया, तो हम लोन कैसे लेते हैं? दैट फ्यूचर में आफ्टर 5 years 10 years हमें उसे चुकाना होता है, वो लौटाना होता है, राइट. तो ये जो लौटाने वाली चीज है दैट बिकम्स आवर लाइबिलिटी. वो हमारे सिर पे कर्ज है, तो वो हमें चुकता करना है. दैट इज व्हाई इन अकाउंटिंग टर्म्स हम उसे बोलते हैं लाइबिलिटी. ओके, ये देखिए ये एक इक्वेशन है, ये हमें याद रखना है बच्चों. लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? एसेट्स माइनस कैपिटल. कैपिटल क्या है हमने देखा हुआ है पिछले लेक्चर में. जो भी ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो जब एसेट्स में से हम वो पैसा माइनस कर देंगे जो ओनर ने बिजनेस में लाया, तो जो रिमेनिंग है वो सब मेरा लाइबिलिटी कहलाएगा. ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट द टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी. करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी क्या होता है? जैसे हमने करंट एसेट देखा, करंट लाइबिलिटी भी उसी तरह है. दैट इज जो विद इन 12 months हमें रीपे करना है, दैट विल बिकम माय करंट लाइबिलिटी. लेट अस रीड. Liabilities which are payable within a short period of time, generally less than 12 months, are termed as current liability. They arise in the regular current operations of the business. मतलब रोजमर्रा के जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, उसके वजह से जो भी हमारे लेनदार है वो हमारे करंट लाइबिलिटीज हो जाते हैं. एग्जाम्पल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा. ओके, जो भी हमारे क्रेडिटर है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, जिससे भी हमने उधारी पे माल लिया है वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा. तो उसे हम जो पैसा चुकाएंगे, that will be known as my current liability. Okay, because within 12 months I have to repay that person. Similarly, अगर मैंने किसी से कोई सर्विस लिया है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे शोरूम का रेंट पे करना है, तो अगर मैंने पिछले 2 महीने का रेंट नहीं पे किया है, तो मैं उसे बोलूंगी दिस इज माई आउटस्टैंडिंग रेंट. मतलब ये रेंट मेरा एक्सपेंस है, लेकिन फिलहाल मैंने पैसा नहीं दिया मेरे लैंडलॉर्ड को. लेकिन ये जो लैंडलॉर्ड है वो मुझसे पैसा वसूल तो जरूर करेगा, और वो 12 महीने तक नहीं रुकेगा, वो फ्यूचर में ही वसूल कर लेगा. तो दैट इज द रीजन दिस रेंट फॉर 2 months विल बी नोन एज माई आउटस्टैंडिंग रेंट, और वो मेरा करंट लाइबिलिटी कहलाता है. जो भी मुझे अगले 12 महीने में पेमेंट्स करने हैं, दैट विल बिकम माई करंट लाइबिलिटी. गेटिंग इट? वो मेरा ऑब्लिगेशन है दैट मैंने पे करना ही है, बिकॉज मुझे बेनिफिट मिल चुका है. मतलब क्या? दैट मैंने यहाँ पे देखिए ये वाले एग्जाम्पल में मैंने गुड्स तो खरीद लिए हैं, तो पैसा तो देना बनता है, राइट. इसीलिए मैं बोलूंगी कि उसके बदले में बेनिफिट मिल गया, लेकिन हमने पैसा नहीं दिया. दैट इज व्हाई ये मेरा लाइबिलिटी कहलाता है. ओके, चलो आगे देखते हैं. नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. These liabilities
fall due for payment in a relatively longer period of time, usually more than 12 months. Example, bank loan, loan from financial institutions, etc. Right? जो भी हम बैंक लोन लेते हैं बच्चों, that is for a longer duration, right? कोई भी लोन अगर हमने लिया तो 5, 10, 15 साल के बाद हम उसे रीपे करते हैं. तुरंत 12 महीने में जनरली वी डू नॉट रीपे एनी लोन बिकॉज it takes a lot of time to repay that loan, right? So that is why it becomes by long term liability. मतलब कुछ सालों तक that will be an obligation for the business. Okay? One of the major source of funds in the business is fixed liability. Source of fund मतलब पैसे का एक जरिया होता है पैसा आने का बिजनेस में. बिकॉज बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अगर मेजर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके लिए पैसों की सख्त जरूरत होती है. इवन दो द ओनर इज गोइंग टू गेट इन सम कैपिटल, लेकिन फिर भी ज्यादा पैसे की जरूरत होगी. दैट इज द रीजन हम बैंक से लोन लेते हैं. सो ये जो लोन है बच्चों, दैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ फंड जहां से हमें पैसा मिलता है बिजनेस को. सो उसे हम फिक्स्ड लाइबिलिटी कहते हैं, राइट? एंड आवर थर्ड लाइबिलिटी इज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. अभी कॉन्टिंजेंट का क्या मतलब है? कॉन्टिंजेंट मतलब ये जो लाइबिलिटी है ये फिलहाल मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है. ओके, राइट नाउ मेरा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाके मुझे ऐसे लग रहा है दैट शायद मेरा ऑब्लिगेशन हो सकता है. आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, तो मैं उसे बोलूंगी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. अभी आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं मैम? सो फॉर एग्जाम्पल, किसी वर्कर ने आपके कोई कॉम्पेंसेशन मांगा है आपसे और आपका कोर्ट में केस चल रहा है. So now अगर मैं आपको बोलूं when the books are closed, आपकी केस अभी चल रही है कोर्ट में. ओके, सो राइट नाउ आपको ये इंफॉर्मेशन है दैट कोर्ट में केस चल रही है, लेकिन वो केस का वर्डिक्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये तो आपको पता नहीं है. अगर ये वर्डिक्ट ऐसा हुआ दैट आपको पेमेंट करना है कॉम्पेंसेशन का, तो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी. लेकिन अगर ऐसा वर्डिक्ट नहीं आया तो आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी. तो आपकी लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे जो आपके हाथ में नहीं है. एंड यू डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. सो दैट इज द रीजन आप उसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हो, बिकॉज आपको पता तो है दैट कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन आपको उसका वर्डिक्ट नहीं पता. तो ये जो लाइबिलिटी होता है बच्चों, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, वो हम कैसे दिखाएंगे हमारे बैलेंस शीट में, लेकिन हमें पता है दैट ऐसा कुछ कोर्ट केस चल रहा है. ये इंफॉर्मेशन हमें हमारे जो स्टेक होल्डर्स है उन तक पहुंचानी होती है. इसीलिए एज अ फुटनोट हम ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाते हैं. फुटनोट मतलब जो हमारा बैलेंस शीट बन जाता है उसके नीचे हमें कुछ नोट्स टू अकाउंट्स लिखने होते हैं. उसमें हम ये मेंशन करेंगे दैट हमारा कोर्ट में ऐसा ऐसा केस चल रहा है जो कितने हजार या कितने लाख रुपीस का चल रहा है, दैट वी हैव टू मेंशन. इसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बोलेंगे. सो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हमें याद रखना है बच्चों, कभी भी हमारे बैलेंस शीट में नहीं दिखती है. अगर बैलेंस शीट में दिखती तो वो कॉन्टिंजेंट नहीं है ना, वो तो पक्का पता है आपको दैट इतना पैसा आपको देना है. कॉन्टिंजेंट उसे कहेंगे कि वो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है. राइट नाउ यू आर नॉट वेरी श्योर. Okay, let us read. A liability which may arise in the future depending on the happening or non-happening of a certain event is called contingent liability. As it is uncertain, it does not affect the financial position of the business and therefore it is not shown in the balance sheet. Please remember this. Okay, अगर balance sheet में आ जाता है बच्चों तो it cannot be called contingent. Okay. It is shown by the way of footnote in the balance sheet simply as information. Because हमारे जो स्टेक होल्डर्स है उन्हें हमारे बिजनेस का ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखना चाहिए, इसीलिए हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन होती है जिससे मे बी फ्यूचर में कुछ अफेक्ट होगा हमें उसे फुटनोट में लिखना होता है. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं. अ वर्कर क्लेम्स अ कॉम्पेंसेशन ऑफ 5,000 अगेंस्ट अ बिजनेस एंड द डिसीजन इज पेंडिंग इन द कोर्ट. It may be a future liability depending on the court verdict. Hence, it will be shown as contingent liability as a footnote. Now, is this very, very clear? Liabilities हमने देख लिए बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं, current, fixed and contingent liability. I hope यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ गया है बच्चों. अगर लेक्चर अच्छे से समझ रहा है, don't forget to hit that like button. और मुझे कमेंट करके जरूर बताना बच्चों दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. थैंक यू सो मच. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है.
रिसीट, रिसीट का क्या मतलब होता है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एसेट, कोई भी गुड्स बेचने के बाद या सर्विस रेंडर करने के बाद या फिर कोई एसेट बेचने के बाद, तीन चीजें, ओके, जो भी आपको पैसा मिलेगा या मिलने वाला है, ओके, उसे हम रिसीट कहते हैं। जो भी पैसा मिलने वाला है, जो भी पैसा मिल चुका है, वो मेरा रिसीट होता है। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसीट्स? लेट अस सी। रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू, it is the income charged by the business for its normal business activities such as sale of goods or rendering of services. It is recurring in nature. नॉर्मल बिजनेस जो आपका है, जो सेल ऑफ गुड्स करते हैं आप या आप रेंडर करते हैं सर्विसेज, ये आपका नॉर्मल बिजनेस है, तो आपको उससे जो पैसा मिलता है बच्चों, वो आपका रेवेन्यू रिसीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर हो तो आपको जो फीस मिल रहे हैं आपके सर्विसेज देने के बाद, वो फीस आपका रेवेन्यू रिसीट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई शॉपकीपर हो, आप ट्रेडर हो, आपका किराना का कोई दुकान है, तो जो भी आप बेच रहे हो उससे आपको जो पैसा मिल रहा है, that is a revenue receipt for you. अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तो जो भी गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो गुड्स जब आप बेचते हो तो आपको जो पैसा मिलता है, that will be your revenue receipt. तो अगेन इट विल डिपेंड कि आपका बिजनेस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये आपका रेवेन्यू रिसीट है या नहीं। ओके, लेट अस रीड। मिस्टर राकेश इज अ फर्नीचर डीलर, ही सेल्स फर्नीचर वर्थ 5 लाख, सो 5 लाख उसके लिए रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर, अमाउंट्स विल नॉट मैटर, ये अमाउंट छोटी है या अमाउंट बड़ी है, दैट विल नॉट मैटर। अगर आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है तो वो आपके लिए रेवेन्यू बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कैपिटल रिसीट। कैपिटल मतलब ऑपोजिट रहेगा, एन अमाउंट दैट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ एन एसेट, ओके, एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ? हम बहुत बार देखते हैं बच्चों, रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं, जैसे अगर आपने कोई नया फोन खरीदने का सोचा तो आप क्या करते हो, आपका जो पुराना फोन है, बहुत बार ऐसे डील्स होते हैं ना, पुराना फोन आपने दिया और आप नया फोन लेते हो, है ना, तो जो आपने पुराना फोन दे दिया, क्या आपका बिजनेस है ये फोन लेना और बेचना? नहीं ना, तो फिर आपके लिए ये जो आपने पुराना फोन बेचा, दैट विल बिकम योर कैपिटल रिसीट, बिकॉज ये नॉन रिकरिंग है, ये आपका बिजनेस नहीं है, लेकिन दैट इज एन एसेट फॉर यू, राइट। आपने एसेट बेच के अगर कुछ भी आपको पैसा मिलता है तो वो आपका कैपिटल रिसीट बनता है, रेवेन्यू नहीं बनेगा। लेकिन वेट, लेकिन सैमसंग के लिए, एप्पल के लिए ये मोबाइल बेचना उनका रोजमर्रा का बिजनेस है, तो उनके लिए रेवेन्यू नेचर का इनकम हो गया। लेकिन हमारे लिए, बिकॉज हमारा बिजनेस तो वो नहीं है, तो अगर हम मोबाइल बेचते हैं तो हमारे लिए वो बन जाता है कैपिटल रिसीट। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, लेट अस रीड द एग्जांपल। मिस्टर राकेश इज अ फर्नीचर डीलर, ही सेल्स हिज ओल्ड कार फॉर 1,50,000। अभी वो फर्नीचर डीलर है, उसके लिए कार क्या है? कार उसके लिए फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट बेच के जो पैसा मिलता है, दैट विल बिकम अ कैपिटल रिसीट। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है। मिस्टर एंथनी इज अ कार डीलर, ही सेल्स ओल्ड फर्नीचर। अब एंथनी कार डीलर है, लेकिन उसने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर उसके लिए फिक्स एसेट हो गया, तो अगर फिक्स्ड एसेट बेच के कुछ भी पैसा मिला तो वो मेरा कैपिटल रिसीट कहलाएगा। लेकिन अगर एंथनी ने कार बेची तो दैट विल बिकम अ रेवेन्यू नेचर। व्हाई? बिकॉज उसका बिजनेस है कार खरीदना और बेचना। तो प्लीज यहाँ पे हमें एक बात बहुत ध्यान रखनी है बच्चों, दैट बिजनेस क्या है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका रोजमर्रा का बिजनेस है जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा, बिकॉज वो रिकरिंग है ना, बार बार होगा, तो रिकरिंग होता है। लेकिन अगर वंस इन वाइल होता है, नॉन रिकरिंग है, तो आपका वो कैपिटल रिसीट हो जाएगा। ओके, ठीक से समझ गया रिसीट क्या होता है? ऑलराइट, लेट अस मूव टू नेक्स्ट टर्म, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। देखो, द अमाउंट पेड बाय अ बिजनेस टू रिसीव एनी बेनिफिट is termed as expenditure. The amount spent or liability incurred for acquiring assets, goods or service. मतलब कोई भी एसेट या गुड्स या सर्विस खरीदने के लिए आपने जो भी एक्सपेंस किया होगा, that will also be known as expenditure. Okay? इसके भी क्या टाइप्स है? Let us see. First type is revenue. Revenue मतलब क्या? Amount paid for operating the business, day to day operations. Okay? रोजमर्रा का बिजनेस चलाने के लिए
जो भी आपको एक्सपेंस करना पड़ता है बच्चों वो बन जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंस, बिकॉज ये हर रोज होगा। बिजनेस अगर आपको ठीक से चलाना है तो ये एक्सपेंस करना जरूरी है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको सैलरी तो देनी पड़ेगी ना आपके वर्कर्स को, आपके एम्प्लॉयज को। अगर आपने शोरूम रेंट पे लिया है तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा। आप जो बिजली ले रहे हो तो आपको बिजली का बिल पे करना पड़ेगा। तो ये एक्सपेंसेस यू हैव टू इनकर आपका डे टू डे बिजनेस में, तो आपका बन जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार होगा। The benefits are availed in the short term, generally less than 1 year, right? अभी बिजली का बिल है, हम 1 महीने का बिजली यूज करते हैं, तुरंत बिल पे करते हैं, या फिर हमने सैलरी दी तो हमने पहले सर्विसेज लिए 1 महीने के लिए, फिर हमने सैलरी दी, राइट? तो हमें कुछ बेनिफिट मिलता है जिसके लिए हम पैसा देते हैं, तो वो बच जाता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस। These expenses do not increase the earning capacity of the business. No further economic benefit is expected from this expense. Okay, ये दोनों टर्म्स आपको आगे चल के समझ जाएंगे क्या है। लेकिन ऐसा कोई खर्चा जो रोजमर्रा का बिजनेस चलाने के लिए आपको जरूरी होता है, उसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, सैलरीज एंड वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज, करेक्ट? चलो, अब रेवेन्यू देख लिया, इसका मतलब देयर इज समथिंग एल्स एज वेल, तो वो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अमाउंट पेड टू अक्वायर or increase the value of a fixed asset is termed as capital expenditure. मतलब आप कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो बच्चों, तो जो खर्चा होगा वो बिल्डिंग बनाने के लिए वो कैपिटल एक्सपेंस है आपका। ये आप रोज रोज तो बिल्डिंग नहीं बनाते हो ना, वंस इन अ वाइल आप 10, 15, 20 साल में कोई ऐसी बिल्डिंग खड़ी करोगे, ऐसा कोई एसेट लोगे जिसको आपको बहुत बड़ा खर्चा आएगा, सो दैट विल बी नोन एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, ये नॉन रिकरिंग नेचर का है। See, capital expenditure is non-recurring, ये बार बार नहीं होता है। Okay, the benefit of this expense can be availed over a longer period of time. जाहिर है ना, अगर आपने बिल्डिंग बनाई है, लैंड एंड बिल्डिंग है आपका, या फिर आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई है, तो आप 10-15 साल तक उसे यूज करोगे, तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको बहुत सालों तक मिलेगा। लेकिन आपने अगर सैलरी पे की, तो सैलरी तो 1 महीने की हुई ना, तो अगले महीने में वापस आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो वो बन गया सैलरी। क्या बन गई? रिकरिंग, जो बार बार आपको खर्चा उठाना पड़ता है। और ये जो बिल्डिंग आपने बनाई है, आपको 10-15 साल तक अभी वापस बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन रिकरिंग नेचर। दैट इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हुआ मतलब, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऑलरेडी आपका एक बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, आपके पास 2 मशीन्स है, ओके, और 2 मशीन्स मिला के आपका 100 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। अभी आपने और एक 3rd मशीन ले ली, और एक 3rd मशीन आपने एकदम नए टेक्नोलॉजी की खरीदी है। ओके, सो ये जो 3rd मशीन आपने खरीदी, इसके वजह से आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है तीनों यूनिट्स का मिला के हो गया 160 यूनिट्स। ओके, तीनों मशीन का मिला के, तो आपका जो टोटल कैपेसिटी हो गया वो बढ़ गया बिकॉज ऑफ दिस 3rd मशीन। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी को, आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, उसे हम बोलेंगे दिस इज माय कैपिटल एक्सपेंस। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, चलो, क्या एग्जांपल दिया है? अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एनी प्लांट एंड मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी होते हैं बच्चों, ये बहुत सालों तक हमें मुनाफा देते हैं, बहुत सालों तक हम यूज करते हैं, इसलिए हमारे वो कैपिटल एक्सपेंस कहलाते हैं। एंड द लास्ट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमने पहले भी देखा था, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब है? सी, एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली ऑफ अ रेवेन्यू नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 year is called deferred revenue expenditure. हमने रेवेन्यू एक्सपेंस में क्या देखा? दैट ये जो सैलरी है या फिर जो रेंट हमने पे किया, वो 1 महीने 2 महीने के लिए पे करते हैं, तो बेनिफिट एग्जॉस्ट हो गया, फिर वापस हमें पे करना पड़ेगा, वापस 1-2 महीने का बेनिफिट मिलेगा, वापस पे करना पड़ेगा। सो रेकरिंग नेचर का है, राइट? तो हमारा जो बिजनेस है, जो रोजमर्रा का बिजनेस चलाने के लिए हमने वो एक्सपेंस किया, करेक्ट? अब एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो रोजमर्रा का बिजनेस चलाने के लिए ही हमने किया है, लेकिन हम इसे बता नहीं सकते दैट इसका जो बेनिफिट है ये 1 महीने के लिए मिला या 2 महीने के लिए मिला या 1 साल के लिए मिला। तो ऐसा जो एक्सपेंस होता है
उसे हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर वर्ड ही डिफर है, मतलब आगे तक हम उसको लेके जाते हैं, वो रेवेन्यू ही है लेकिन बेनिफिट लॉन्गर टाइम के लिए है। तो दोनों भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेवेन्यू नेचर की भी और कैपिटल नेचर की भी, तो इसीलिए हम उसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। ओके, सच एक्सपेंडिचर इज रिटन ऑफ ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स। एग्जांपल एडवर्टाइजिंग, जैसे हम देखते हैं बच्चों बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं एडवर्टाइजमेंट का बहुत खर्चा करते हैं, बहुत सारा मार्केटिंग एक्सपेंस करते हैं, लेकिन फॉर देम इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट कौन सी एड कब हमने चलाई थी जिसके वजह से हमें आज बेनिफिट मिला। तो क्या हुआ, वो जो एक्सपेंस है उसका बहुत सालों तक उन्हें बेनिफिट मिला। सो दैट इज द रीजन वो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बच्चों वो बहुत सालों में उसे डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये क्या होता है ये हम आगे चल के जब P&L देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे तो आप डिटेल में समझ जाएंगे बच्चों। ओके, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है दैट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो होता है रेवेन्यू नेचर का, मतलब एडवर्टीजमेंट है, रोजमर्रा का बिजनेस एक्सपेंस है, लेकिन जो बेनिफिट मिला वो उसे ज्यादा पीरियड के लिए मिला, मोर देन 12 मंथ्स, इसीलिए हम उसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस बोलेंगे। ओके, इज दिस वेरी वेरी क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट पर्सन, सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, इफ अ पर्सन्स एसेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटीज और इक्वल टू हिज लायबिलिटीज ही इज कॉल्ड सॉल्वेंट पर्सन। अ सॉल्वेंट पर्सन इज फाइनेंशियली साउंड एंड इज इन अ पोजीशन टू पे ऑफ हिज डेट्स। मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है वो अगर हमारे खर्चे से ज्यादा है, हमारे लेनदार से ज्यादा है, जो भी हमारा डेट है उससे ज्यादा है हमारे प्रॉपर्टीज की वैल्यू, तो हम बोलेंगे वी आर अ सॉल्वेंट पर्सन। मतलब अगर हमने वो प्रॉपर्टीज बेच दी तो जो पैसा हमें मिलेगा हम हमारे लेनदारों को वो पैसा चुका सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, टोटल एसेट्स ऑफ ए आर 10 लाख। ओके, एसेट्स की वैल्यू 10 लाख है और जो भी डेटर्स है, जो भी लेनदार है, टोटल मिला के है 8 लाख। मतलब वो पैसा हम चुका सकते हैं ना, बिकॉज 10 लाख हमारे एसेट्स है तो 8 लाख हम चुका सकते हैं। सो दैट इज द रीजन इस केस में ए बिकम्स अ सॉल्वेंट पर्सन, ही इज एबल टू पे ऑफ ऑल हिज डेट्स। ओके, तो सॉल्वेंट है मतलब कोई इंसॉल्वेंट भी जरूर होगा ना, तो देखो इंसॉल्वेंट मतलब क्या, इफ अ पर्सन्स लायबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स ही इज कॉल्ड एन इंसॉल्वेंट पर्सन। An insolvent person is unable to pay off his debts. मतलब जो उसके लेनदार है वो इतने ज्यादा है दैट वो सारी अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दे फिर भी वो लेनदारों को पैसा नहीं चुका पाएगा पूरी तरह से, तो वो बन जाता है इंसॉल्वेंट पर्सन। ओके, लेट अस सी एग्जांपल। टोटल एसेट 10 लाख है और लाइबिलिटीज है 15 लाख, तो आप कैसे चुकाओगे? सारे लाइबिलिटीज तो आप पे ऑफ नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में अगर कोर्ट इज कन्विंस्ड दैट आप अभी पैसा नहीं चुका पाओगे, आपके पास है ही नहीं इतने डेटर्स को पे ऑफ करने के लिए पैसा, तो कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। ओके, सो यहाँ पे बच्चों हमने सारे टर्म्स कवर कर लिए हैं। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है। अगर आपको अच्छी से समझ रहा है, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, आपके फ्रेंड्स कलीग्स में शेयर करिए बच्चों। Help us reach out to a large number of students to ensure that we keep bringing such lectures for you, and do let me know in the comment section कि आपको lectures कैसे लग रहे हैं। मिलती हूँ आपको अगले वीडियोस में। Till then, take care, bye bye।